नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा भाटिया राजकीय महाविद्यालय जमवा रामगढ़ से आज पुनः आपसे चर्चा करूंगी तांबे के कीड़े एकांकी के बारे में, जो कि भुवनेश्वर द्वारा रचित है। द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम इस एकांकी की पूर्व में चर्चा कर रहे थे, जिसमें स्त्री पात्र अनाउंसर की बातों की और थके हुए अफसर की बातों की चर्चा की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक एब्सर्ड एकांकी के अंतर्गत आती है। तात्पर्य यह है कि इसमें सभी पात्र अपने आप में अलग अलग विचारधारा में बहते हुए अपनी अपनी सोच के अनुसार अपनी बात करते रहते हैं। किसी भी बात का किसी भी अन्य पात्र से कोई भी जुड़ाव नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे सब बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं। अचानक ही विषय परिवर्तन हो जाता है और जिसके मस्तिष्क में जो चल रहा है वह अपनी बात करता है। इसी अंश में अंतिम चरण में पृष्ठ संख्या 60 पर थका हुआ अफसर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने यह रिक्शा लिया, इस जाड़े पाले ओले में उसे दौड़ाया और फिर धीरे या लापरवाही से चलने पर अपनी ऊंची एड़ी से आपने इसे ठोकर मारी। वह गिर गया, शायद इसका पैर ही बेकार हो गया। यह रचना और नाश करना दोनों है। तुमने एक रिक्शे का नाश किया है, तुमने 100 पैदा किए हैं। इस अंश में मुख्य रूप से जो बात व्याख्या करने योग्य है वो यह है कि थका हुआ अफसर संसार की चर्चा कर रहा है। संसार में किसी भी वस्तु का जब निर्माण होता है तो वह विनाश के साथ उसी समय से जुड़ जाती है। अर्थात निर्माण और नाश दोनों ही क्रियाएं समान रूप से एक साथ चलती हैं। निर्माण होता है, विनाश होता है। जिसकी जन्म होती है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और यह क्रम हमेशा ही चक्र के समान चलता रहता है। जिसने आज जन्म लिया है वो कल मृत्यु को प्राप्त होगा। जिसका आज हमने निर्माण किया है या रचना की है वह भी समय पाकर नष्ट हो जाएगी, चाहे वह निर्जीव वस्तु हो। रिक्शे के उदाहरण के माध्यम से अफसर इस बात को कह रहा है कि रिक्शे का निर्माण किया गया और जब निर्माण हुआ तो स्वाभाविक बात है एक दिन उसका अंत भी होना था। और यह निर्भर करता है कि आप किसी भी वस्तु का उपयोग किस तरीके से करते हैं। आप किसी वस्तु को आवश्यकता अनुसार सदुपयोग करते हुए ज़रूरत के अनुसार उसका उपयोग करते हैं या अनावश्यक रूप से उसे अपनी लापरवाही के साथ दौड़ाते चले जाते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आप किसी वस्तु से लापरवाही बरतते हैं तो स्वाभाविक बात है कि उसकी टूट फूट या उसका अंत जल्दी होता है। लेकिन अगर किसी वस्तु को आप सार संभार करते हुए उसका प्रयोग करते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं, तो वह वस्तु लंबे समय तक आपके साथ रहती है। और ऐसा भी नहीं है कि एक वस्तु समाप्त हो जाए तो उसके स्थान पर दूसरी कोई वस्तु नहीं हो सकती, बल्कि उससे अधिक श्रेष्ठ या उससे अच्छी या उसके जैसी भी अनेक वस्तुएं पैदा हो जाती हैं। और यह ज़रूरी नहीं है कि यह विनाश जो है स्वयं प्रयोग करने वाला व्यक्ति ही करे। कई बार समय और परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जिससे कि कोई वस्तु सार संभार के बाद भी दूसरे की लापरवाही के कारण नष्ट हो जाती है। यही स्थिति व्यक्ति के जीवन की है कि हम बुद्धि से सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन
हम अपने जीवन का सदुपयोग करने के स्थान पर कई बार दुरुपयोग भी करते हैं। जिस शक्ति, जिस क्षमता, जिस वैचारिक ऊंचाइयों की, जिस शारीरिक बल की हमें आवश्यकता होती है, उसका हम दुरुपयोग करते हैं। विशेष तौर पर जब युवावस्था में हम होते हैं, तो हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने इस शरीर को ज़बरदस्ती दौड़ाते चले जाते हैं। जाड़े, पाले और ओले से यही तात्पर्य है कि जीवन में हमेशा एक समान स्थितियां नहीं रहती हैं और विपरीत स्थितियों में कई बार हम अपनी ज़िंदगी को ज़बरदस्ती दौड़ाते चले जाते हैं और ज़रा सी असफलता मिलते ही हम अपनी ज़िंदगी को कोसने लगते हैं। एड़ी से ठोकर मारने से तात्पर्य ये है कि हम स्वयं ही अपनी ज़िंदगी का अपमान करते हैं, अपने जीवन का अपमान करते हैं और जिसकी वजह से हम दूसरों के सामने पिछड़ जाते हैं। उस पिछड़ने के पीछे जिस जिंदगी का निर्माण या जिस जीवन का निर्माण हमारे द्वारा होना चाहिए, वो विनाश की ओर जल्दी पहुंच जाता है और व्यक्ति के मन में ये विश्वास होता है कि जैसे वो नहीं होगा तो दुनिया में कोई काम नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से एक वृक्ष का नाश होने पर 100 पैदा हो जाते हैं, उसी तरह से एक व्यक्ति के नष्ट हो जाने पर, एक व्यक्ति के असफल होने जाने पर अनेक व्यक्ति उसके स्थान पर आगे बढ़कर जन्म लेते हैं या जीवन का विकास करते हैं। इन्हीं बातों की चर्चा करते हुए थका हुआ अफसर आपस में ही घुसपुस करता है और कानून की बात को भी वह रखता है कि एक कानून है जिसमें उन लोगों को सज़ा मिलती है जो जानवरों के साथ, खासकर सवारियों में जुतने वाले जानवरों के साथ बेरहमी करते हैं। इसमें उसने रिक्शे वाले की स्थिति को जानवर की स्थिति से बराबरी करने का प्रयास किया है कि कानून जो है वह ऐसे व्यक्तियों को सज़ा देगा जिस तरह से जानवर को जोतकर घोड़ा गाड़ी में या बैल आदि को जोतकर जब हम उनसे काम करवाते हैं तो उनको पीटते हैं, उसी तरह से अपने अंतर्गत आने वाले छोटे छोटे बाबू या छोटे पद के लोगों को अफसर लोग भी बड़ी बेरहमी से अपमानित करते हैं। बेजुबान जानवर तो पिटकर अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन वो इंसान जो पद में छोटा है, चाहे उसकी समझ कैसी हो, वो उसकी मजबूरी है कि वो उस समय अफसर के सामने पद में छोटा होता है, तो उसके साथ बेरहमी पूर्वक विचार किया जाता है। इन्हीं बातों की चर्चा करते हुए मशरूफ़पति इन सारी बातों को सुनते हुए कहता है कि मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा, मैं आंदोलन करूंगा, मैं मुल्कों से सुलह करूंगा और उन्हें तोड़ूंगा, मैं आलमगीर लड़ाइयाँ करूंगा, मैं कहर डालूंगा। देखो मैं क्या क्या करता हूँ, मैं बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में आग लगा दूंगा, मैं शहरों और पर्वतों को स्याही की बूंद की तरह नक्शे से पोंछ दूंगा। यह आदमी है, जानवर नहीं है। वह रिक्शे वाला अंधा कुआं है, मेरी बीवी बादलों में रहती है, पागल आया हम सबको बचाएगी। इस अंश में हमें यह बात स्पष्ट होती है कि मशरूफ़पति जो है या एक व्यक्ति विशेष इन समाज की सारी परिस्थितियों को देखकर लड़ना चाहता है और उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाना चाहता है और आवाज़ के माध्यम से वह अकेला ही नहीं बल्कि उसे एक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है और अपनी बुद्धि के माध्यम से उसको बहुत घमंड है कि वह ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ ही नहीं बल्कि बड़े बड़े देशों में भी आपसी सुलह करा सकता है और वह चाहे तो सुलह कराए और या तोड़े। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि इंसान की सोच या शिक्षा या बुद्धि उसको भटकाने का प्रयास करती है। वो आत्माभिमानी हो जाता है, उसे
अपनी युवावस्था पर, अपनी शक्ति पर अंधविश्वास होता है। अंधविश्वास से तात्पर्य ये है कि क्षमता सब में है, बुद्धि सब में है, लेकिन अगर उस बुद्धि को सही दिशा में लगाकर कार्य करने का प्रयास किया जाए तो व्यक्ति का जीवन विकास की ओर बढ़ता है। लेकिन इसके विपरीत अगर वह बुद्धि का दुरुपयोग करता हुआ सिर्फ बातें ही बातें करता है, बातें बड़ी बड़ी करता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में कार्य नहीं करता, तो उसे असफलता ही प्राप्त होती है। वह ऊंची ऊंची बातें तो करता है बुद्धि के माध्यम से, और वह सोचता है कि मैं बड़े बड़े राजाओं से लड़ाइयाँ करूँगा और ऐसा भयानक रूप इस संसार के सामने प्रस्तुत करूँगा कि दुनिया देखेगी कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। यह सही बात है कि व्यक्ति में असीमित शक्तियाँ होती हैं और वह उन शक्तियों का उपयोग करते हुए बहुत कुछ कर सकता है। इसी अंश में फिर वह बात करता है कि बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में आग लगा दूंगा। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ भी होने वाला नहीं है। उसका कथन इस बात को संकेत करता है कि सिर्फ कोरी किताबों को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। किताबों को पढ़कर व्यक्ति बुद्धिजीवी तो होता जा रहा है, लेकिन उसका व्यवहारिक सदुपयोग वह बिल्कुल सही नहीं कर रहा है। वह चाहता है कि जिस तरह से स्याही की बूंद कहीं गिर जाती है तो उसे तुरंत पोंछकर वहाँ से हटा देने का प्रयास किया जाता है, उसी तरह से उसे लगता है कि पूरे नक्शे पर जो ऐसे शहर, जो ऐसे पर्वत दिखाई दे रहे हैं जो कि अवांछित से लग रहे हैं या बहुत कठिन लग रहे हैं या जहाँ शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, उन सब को वह एक बूंद की तरह साफ कर देना चाहता है। वह इस बात को विरोध करते हुए प्रस्तुत करता है कि रिक्शे वाले को अफसर जो है वो जानवर से तुलना कर रहा है। वहाँ उसका विरोध करते हुए वो कहता है कि यह व्यक्ति आदमी है, इंसान है, जानवर नहीं है। इस तरह से उसको अपशब्द कहने का अधिकार किसी को भी नहीं है। पद से चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, उससे यह अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता कि वह किसी भी मानवीय क्षमता को अपमानित करे। मानवीय क्षमता को ही क्यों, अगर जानवर भी है, वह मूक हो जाए, वह बेजुबान है, लेकिन वह भी सब चीज़ों को महसूस करता है। ऐसी स्थिति में उसका भी इस तरह से बेजुबान होने के कारण दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यह रिक्शे वाला अंधा कुआं है। इससे लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि आम आदमी की ज़िंदगी एक कुएं के समान है। कुआं भी अंधा, जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता कि वह कितना गहरा है, उसमें किस किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं, उसमें पानी है अथवा नहीं है। उसी तरह से जीवन भी अंधे कुएं के समान है। हमें पता नहीं है कि आने वाले दिनों में जीवन में क्या घटित होने वाला है और हमें क्या कठिनाइयाँ आएंगी या किस तरह के समाधान हमें करने होंगे। यह बात लेखक मशरूफ पति के माध्यम से स्पष्ट करता है। यहाँ बेतरतीब और बेमतलब जीवन जीने पर दुख प्रकट किया गया है। पात्रों की अव्यवस्थित, निरर्थक, नीरस और खंड खंड टुकड़ों में जीवन जीने की झलक दिखाई देती है। कठिन स्थितियां हैं कि हमारा जीवन कैसा है। हम हमेशा अपने मन में अपने जीवन की निरर्थकता और नश्वरता को देखकर अज्ञात भय को अपने मन में पाल लेते हैं और वास्तव में जो सुख हमें अपने इस जीवन में प्राप्त हो सकता है उसको भी हम
सिर्फ सोच के कारण खो देते हैं। अगर हम अपने दृष्टिकोण में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं और प्रयास करें कि यह जीवन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से हम अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। चिंतन हम करने लगे हैं, शिक्षा ने हमें बुद्धि तो दी है, लेकिन हम बार बार निराश हो जाते हैं और अनावश्यक रूप से दूसरे व्यक्तियों को दोषी ठहराते हैं। इस तरह से तांबे के कीड़े अंश में यह सारी स्थितियां जीवन के बारे में स्पष्ट करने का प्रयास लेखक के माध्यम से किया गया है। धन्यवाद।